आपको लगता है कि सीमित मात्रा में भारत जैसे देश, खासतौर पे जो बड़े भीड़ भाड़ वाले शहर हैं, उसमें कुछ आपातकालीन शक्तियां स्थानीय निकायों को मिलनी चाहिए? आपको अपनी ट्रेनिंग की कौन सी बातें अच्छी लगती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिसमें कि और सुधार की गुंजाइश है? राजस्थान के कल्चर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको गर्व नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार जनता वोट कम डाल रही है क्योंकि ईवीएम को लेकर लोगों के मन में आशंका है और इसलिए उत्साह कम हो गया है। May I come in, sir? Come in. Thank you, sir. Good morning, sir. Good afternoon. Have your seat, Akhilesh. धन्यवाद सर। अपना परिचय दीजिए अखिलेश। नाम साहब अखिलेश यादव। आई एम फ्रॉम अलवर, राजस्थान। करंटली आई एम इन ट्रेनिंग ऑफ CRPF। आपका माध्यम हिंदी है कि इंग्लिश है? हिंदी माध्यम है साहब। तो हिंदी में परिचय दीजिए। मेरा नाम अखिलेश यादव है साहब। मैं अलवर, राजस्थान से हूँ। मैं फ़िलहाल CRPF एज ए कांस्टेबल ट्रेनिंग कर रहा हूँ साहब। कहाँ चल रहा है प्रशिक्षण आपका? CRPF RTC नंबर 3 पेरिंगम, केरल में साहब। केरल से आप आ रहे हैं अभी? नहीं, अभी हमको साहब बेंगलोर ड्यूटी में लगाया हुआ है, इलेक्शन ड्यूटी। हमारी ट्रेनिंग सस्पेंड है 15 जून तक साहब। अच्छा, 15 जून तक इलेक्शन ड्यूटी में? जी सर। तो बेंगलोर से यात्रा करते आ रहे हैं? जी सर। बेंगलोर शहर में कुप्रबंधन की शिकायत बढ़ रही है। हाँ सर, कुप्रबंधन बहुत ज़्यादा है साहब वहाँ पे। एक्चुअली वहाँ पे सर ट्रैफिक तेज़ है, ट्रैफिक कंजक्शन बहुत ज़्यादा है। गंदगी भी हमने साहब बहुत ज़्यादा देखी वहाँ पे। और सर जैसे ट्रैफिक का मैंने बताया, हमारे गेट के आगे हमने 3-4 एक्सीडेंट भी रिपोर्ट हुए साहब हमारे यहाँ। अब वहाँ से बहुत सारे विदेशी उद्यमी छोड़ के भाग रहे हैं। जी साहब। अपनी कंपनियां कह रहे हैं कि चलाने लायक, अब शहर रहने लायक नहीं रहा। वो सर बेसली मोस्टली है, जैसे माफियाज होते हैं साहब, वो उनसे कलेक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा फ़ाइन कलेक्ट करते हैं। हर कोई सिक्योरिटी लेता है, सिक्योरिटी के एवज़ में उनसे फ़ाइन लिया जाता है। और सर इंडिया में जैसे देखोगे आप, अभी ट्रेड बैरियर्स भी अच्छी खासी मात्रा में है साहब। हर कोई पॉलिटिशियन या फिर जो भी ब्यूरोक्रेटिक डिले लगा लो आप, या फिर गवर्नमेंट जो बैरियर लगाती है, इतने मतलब खुले साधन नहीं है साहब हिंदुस्तान में उनके इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए जा रहे हैं। और मेनली सर उनको जैसे बाहर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है, चाइना में ज़्यादा है, स्कैंडिनेवियन कंट्री में उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्ट करने की। कोई भी हो अपने जैसे प्रॉफिट ही ड्राइव करता है सबके इंट्यूशन, तो प्रॉफिट के लिए भी वो वहाँ बाहर जाते। इंडिया में ट्रेड बैरियर्स और बाकी 1975 में आपातकाल जब लगाया गया था तो संस्थाएं बहुत कुशलता से कार्य करने लग गई थी। ट्रेनें सही समय पे चल रही थी, सरकारी अधिकारी समय पे अपने दफ्तर में आ रहे थे, तो कार्य कुशलता बढ़ गई थी, इफ़िशियंसी बढ़ गई थी। आपको लगता है कि सीमित मात्रा में भारत जैसे देश, खासतौर पे जो बड़े भीड़ भाड़ वाले शहर हैं, उसमें कुछ आपातकालीन शक्तियाँ स्थानीय निकायों को मिलनी चाहिए? देखिए साहब, जब भी आपातकालीन लगती है उसमें ज़रूर नहीं है अधिकारी, उसमें पॉलिटिशियन हो या फिर कोई भी सरकारी अधिकारी हो, सबके ऊपर ही बात आ जाती है, सबकी नकेल एक तरह से खिंच जाती है। मैं भाषा के लिए माफ़ी मांगूंगा साहब। तो ऐसे में क्या होता है साहब, जब भी इमरजेंसी, अब नॉर्मली काम चल रहा है, नॉर्मली एज ए गवर्नमेंट कोई इतना काम नहीं करता। गवर्नमेंट नौकरी में भी ये अफवाह है या फिर बाहर समाज में परिपेश है कि अंदर जाने के इतना काम नहीं होता, और इमरजेंसी तब लगती है तो उनके ऊपर की जो इम्यूनिटी है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए वो ज़्यादा सतर्कता से काम करते हैं। इमरजेंसी के अलावा आप दूसरे मेथड यूज़ कर सकते हैं साहब। आप उनके ऊपर डे टू डे या वीकली उनके ऊपर कार्यवाही बैठा सकते हैं, उनका काम का निरीक्षण कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको आपातकालीन से शक्तियाँ देनी, और भी तरीके बहुत हैं साहब। और भी देश हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, उनमें कहीं ऐसी कोई आपातकालीन नहीं है, वहाँ जनता अवेयर है। और मेनली उनको उनके जो काम है आउटपुट बेस्ड पे उनकी वो सैलरी दी जाती है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। वो करना ज़रूरी नहीं है आपातकालीन लगा हुआ। ठीक है अखिलेश। अखिलेश जी, आप CRPF में हैं। जी साहब। आपको अपनी ट्रेनिंग की कौन सी बातें अच्छी लगती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिसमें कि और सुधार की गुंजाइश है? देखिए साहब, अच्छे की बात करें तो हमारी फिजिकल फिटनेस पे अच्छा खासा ध्यान दिया जाता है, उसमें हमारे कोई भी दो राय नहीं है। और वेपन हैंडलिंग भी हमें अच्छे से की जाती है।
और भी अच्छी चीज़ें हमारे अंदर अच्छे सुधार लाए जाते हैं, अच्छा नागरिक बनाया जाता है, मानवाधिकारों की अच्छी शिक्षा दी जाती है कि किसी भी कंडीशन हो उनको हार्म नहीं पहुंचाना। और सर बुरी बातें ये भी हैं, बुरी नहीं, मतलब कुछ ऐसा जहाँ आप सुधार की शॉर्टकमिंग्स है गुंजाइश साहब देखें। जिसमें से हाँ। सुधार किया, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग को अपोज किया जाता है। जैसे वहाँ बोला जाता है ऑर्डर्स ज़्यादा फॉलो करने की बात की जाती है, कोई भी बार फोर्स होती है उसमें ऑर्डर्स अगर नहीं चलेंगे, आप अगर क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा भी करेंगे तो भी नुकसानदेह, हर चीज़ पे आप सवाल नहीं उठा सकते। अब कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर बोला जाता है कि ये फालतू में, पर हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब भी है साहब। अगर फोर्स को रोकना है तो उसमें डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरत है, क्रिटिकल थिंकिंग को अपोज किया जाता है। बस यही मेरे को सबसे बड़ा फ्लॉ यही है। आप अभी इलेक्शन ड्यूटी पर हैं। जी साहब। भारतीय चुनाव को दुनिया का सबसे बड़ा प्रबंधन का एक्सरसाइज माना जाता है। ग्राउंड में आपने काम किया हुआ है, आप वहाँ से कुछ बताएं कि भारतीय चुनाव इतना बेहतरीन मैनेजमेंट का एक्सरसाइज क्यों माना जाए। जी साहब, हम भारत है बहुत बड़ी डेमोक्रेसी साहब, यहाँ अलग अलग एथनिक, अलग अलग रिलीजियस, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। सबका भारत में देखा जाए तो एथनिक, रिलीजियस और कास्ट और जो वगैरह अलग भी मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर वोट लिया जाता है। डेवलपमेंट इशू पे बहुत कम वोट लिया जाता है साहब, तो उनके ऊपर बहुत आसान तरीका है अगर आपको वो अनरेस्ट करने का, तो उसको संभालना। इतने बड़े देश में इतनी डाइवर्सिटी होते हुए सीधे से तरीके से इलेक्शन करवाना, वो सर बहुत बड़ा ही टास्क है। इसमें फोर्स हो या फिर एडम हो या फिर और भी कोई ड्यूटी करता है, ऐसे इसको प्रबंधन को संभालना सर बहुत बड़ी बात। ठीक है, आप अभी दक्षिण भारत में पदस्थापित हैं। जी सर। हाल के कुछ महीनों में उत्तर और दक्षिण का जो डिबेट है वो काफ़ी चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर और दक्षिण भारत अलग तरीके से सोचते हैं, हमारे वोटिंग बिहेवियर भी अलग अलग हैं। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या हम दोनों वाकई में अलग हैं या ये बेकार की बातें हैं? कारण है, इसका कारण है सर मध्य, आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे यहाँ पे ज़्यादातर जो वोट मांगे जाते हैं, यहाँ पे रिलीजियस और कास्टिज़म के ऊपर बहुत ज़्यादा वोट मांगे जाते हैं। आप ऐसा ही साउथ में देखोगे, साउथ में आपको कम्युनिज्म भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। वैसे तो कम्युनिज्म को अपोज किया जाता है, इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व है, मिक्सड इकोनॉमी है हमारी, नहीं किया जाता। पर वहाँ पे आप देखोगे तो जनता ज़्यादा अवेयर है साहब, ये हमने देखा है। यहाँ पे आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो यहाँ पे पुलिस हुई या फिर जो भी ब्यूरोक्रेट्स है वो एक तरह से ज़्यादा आज़ाद महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ जनता को ज़्यादातर अलग ही मतलब रिलीजियस या फिर कास्ट के ऊपर वोट मांगी जाती है। वही साउथ इंडिया में देखोगे आप, वहाँ ज़्यादा अवेयर है। वो आप आंकड़ों से भी लगा सकते हैं, केरला हुआ, कर्नाटक हुआ, ये हर चीज़ में ऊपर मिलते हैं, HDI हो या फ्रीडम। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि आप मंदिर प्रबंधन से जुड़े रहे हैं, कुछ मंदिरों का आपने प्रबंधन किया है। कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिनका प्रबंधन भारत सरकार या सरकारी एजेंसियों ने अपनी हाथ में ले रखा है, और कुछ मंदिर हैं जिसका प्रबंधन स्वतंत्र रूप से मंदिर के जो पंडे पुजारी है वो करते हैं। ठीक, दोनों में से किसका प्रबंधन कौन सा आपको बेहतर लगता है? मेरे को लगता है सर जब मंदिरों को इंडिपेंडेंट छोड़ा जाता है, मेरे हिसाब से वही सबसे अच्छा है साहब। आप अगर हमारी रिलीजियन का मंदिर है और हम ही उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम ही उसका पूरा प्रबंधन देख रहे हैं, तो हमें पता है कि जनता के सेंटिमेंट क्या है साहब, जनता के सेंटिमेंट का हमें पता है, पूरे जो कल्चर है उसका हमें पता है, तो हम उसमें अपना पूरा ध्यान देंगे साहब। वहीं दूसरी जगह अगर फोर्स लगेगी, बाहर के आदमी लगेंगे, तो वो एक तरह से प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। और सर रिलीजियस और जब लोगों के सेंटिमेंट होते हैं उसमें प्रोटोकॉल नहीं देखा जाता, तो उसमें अगर लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट देखे जाए, उसके हिसाब से काम हो, तो वो ज़्यादा जरूरी है। ठीक है अखिलेश जी, धन्यवाद धन्यवाद। अखिलेश, आप राजस्थान राज्य से आते हैं। जी साहब। कल्चरली बहुत डाइवर्स स्टेट है, बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटी और टूरिस्ट प्लेसेस हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। क्या आपके कल्चर में, राजस्थान के कल्चर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको गर्व नहीं है? हाँ सर, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ उदाहरण दीजिए। जैसा पर्दा प्रथा अभी है हमारे गांव में ही है साहब। मेरे को लगता है अभी पर्दा प्रथा का समय नहीं है, हम इस चीज़ में बहुत पीछे हैं। कहने को हम मॉडर्न वर्ल्ड में हैं, पर हम सर अब भी मेडिवल। ठीक है, पर्दा प्रथा एक हो गई। पर्दा प्रथा हो गई सर, और सर दहेज प्रथा।
ठीक है, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा दी जाती है, गिफ्ट के नाम पे दहेज लिया जाता है, दिया भी जाता है। ठीक है, एक सोशली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है। ये सोशली एक्सेप्टेड है पर मोरली ग्राउंड पे ठीक नहीं है साहब। ठीक है, दहेज हो गया। जी इसके सर। अलावा और सर इसके अलावा सर कास्टिज्म ठीक ठाक है हमारे यहाँ। अब भी जो पॉलिटिक्स होती है, जो भी एजेंडा ड्राइव होते हैं, कोई भी अगर जीतना चाहता है उसको एक दूसरी कास्ट वालों को टारगेट करना पड़ता है, वो भी नहीं होना चाहिए। हम ऐसा देख पाते हैं, जो पॉलिटिकल लैंडस्केप राजस्थान में रहा है उसको देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद वहाँ के वोटर बहुत स्मार्ट हैं। वो हर 5 साल पर सरकार बदल देते हैं। यस सर, आप इसको स्मार्ट नहीं कहें तो भी चलेगा सर, जरूरी नहीं है स्मार्ट है। आप ये देखिए इसमें गवर्नमेंट का फेलियर है। कैसे गवर्नमेंट का फेलियर है? फेलियर है राजस्थान की, अगर आप लिटरेसी देखोगे ग्लोबल इंडियन एवरेज से कम है। आप HDI देखोगे वो भी इंडियन एवरेज तो से क्या कम है, हम हर इसे चीज़ कम है। एक कारण के रूप में देख सकते हैं कि हर 5 साल पर पॉलिटिकल पार्टी बदल जाती है, नई सरकार आती है, जिसकी वजह से पॉलिसी कंटिन्यूएशन जी नहीं सर, होता है? ये सबसे बुरा, पॉलिटिक कंटिन्यूएशन नहीं हो पाती। कोई भी एजेंडा, कोई भी स्कीम निकाली जाती है, वो ज़्यादा उसको फ़ायदा नहीं पहुंच पाता ग्राउंड तक भी। तो सर वही है, डेमोक्रेसी है, लोगों के पास अधिकार है, वो अगर अपनी सरकार बदलते हैं तो चुन सकते ठीक हैं, है, इसमें कोई वो भी बिल्कुल नहीं है ठीक। अखिलेश, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे। पिछले कुछ समय से हम महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और लगभग हर क्षेत्र में हम महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं, इंक्लूडिंग दी आर्म फोर्सेस। जी। एक महिला जो एक आर्म फोर्स में नियुक्त की जाती है, आपको क्या लगता है कि वो किस प्रकार के चैलेंजेस उसे फेस करने पड़ सकते हैं? क्योंकि आप ऑलरेडी फोर्स में सर्व कर रहे हैं, आपको सारी ग्राउंड रियलिटीज़ पता हैं, तो किस प्रकार के चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ेंगे? सर सबसे पहले तो जैसे कोई अगर पहली सोच वाला आदमी मिलेगा आपको फोर्स में, बहुत ही उम्र दराज व्यक्ति आपको मिलेंगे जिनकी बहुत साल सर्विस हो, वो महिला कई होते हैं जो महिला के साथ काम करने से हेजिटेंट होंगे। वो कोई भी अगर कोई ऐसा काम होगा कि सिर्फ वो अपने मेल काउंटर पार्ट को बता सकते हैं, वो उसको बताने से हिचकिचाएंगे साहब। ठीक है। और सर, और अगर आप ऑफ ड्यूटी में देखोगे तो साहब वहाँ तो चैलेंज है, पर उनको काउंटर करने के लिए सरकार भी काम कर रही है। जैसे उनके बाथरूम ही लगा लो साहब, बाथरूम वगैरह भी उनके लिए अलग बनाए जाते हैं, उनके रहने का जगह भी अलग चाहिए साहब आपको। ऑपरेशनल ड्यूटी में है चैलेंजेस, है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस ठीक है, है। पर उनको और काम कर रही है। कुछ लोग ऐसे तर्क भी देते हैं कि महिला और पुरुष में एक फ़र्क होता है और शायद महिलाएं उतनी कैपेबल नहीं हैं पुरुष जितनी, इसीलिए उन्हें फोर्सेस में शायद नहीं रखना चाहिए। अगर सर वो कैपेबल नहीं होती तो वो फोर्स में कभी नहीं आती। वो बिल्कुल कैपेबल है साहब, वो कैपेबल है तभी वो ड्यूटी कर रही है साहब। आप कह सकते हो फिजिकली और बायोलॉजिकली, ये सिर्फ आंकड़े हैं। अगर आप देखोगे तो वो उनकी बराबर ट्रेनिंग होती है सर हमारे साथ, जितनी हम दौड़ करते हैं उतनी वो करती है, जो भी ऑपरेशन होता है वो बराबर होती है। ठीक है, ड्यूटी बराबर होती है। बहुत बढ़िया बराबर ही। अखिलेश, शुक्रिया। अखिलेश, जी सर। क्या लगता है इस बार चुनाव के नतीजे कैसे आएंगे? एक सशक्त सरकार उभर कर आएगी चुनाव के नतीजों के रूप में, या खंडित जनादेश आ सकता है? साहब इस बार हंग पार्लियामेंट बन सकती है, क्योंकि इस बार जैसा बोलोगे आप, जो एनडीए गवर्नमेंट है इनको रिसेंटमेंट इस बार बहुत ज़्यादा है देखा जाए। पिछली बार जैसे एक सेंट्रल डोगमा था कि मोदी की लहर, वो लहर इस बार सर इतनी देखने को मिल नहीं रही है। और बाकी तो सर जनता भी डिपेंड है वो किसको चुनती है, जो जनता चुनेगी हमें तो उसी को सर्व करना है सर। कर्नाटक में पिछली बार सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार क्या लग रहा है? करना जैसे भी साहब, आप साउथ इंडिया को देखोगे वहाँ पे कम्युनिज्म अच्छे से फ्लोरिश कर रहा है। पहले वो केरला में सीमित था, अभी वो कर्नाटका में भी पहुँच रहा है। हमने देखे हैं वहाँ बैनर लगे हुए और उनका कार्यकर्ता भी देखे हमने। तो सर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सारी सीटें तो स्वैप नहीं कर पाएगी बीजेपी इस बार वहाँ दूसरी। और सर एक मेजर इशू भी हुआ अभी वहाँ पे कर्नाटका में हुआ, जो वहाँ के एमपी थे उन पे एलिगेशन लगे हैं। और कांग्रेस की सरकार भी है वहाँ। हाँ सर, कांग्रेस की सरकार भी है, तो उन्होंने अच्छे काम भी किए होंगे तो उनको भी कुछ मिलेगा सीटें। तो पूरी सीटें तो सर स्वैप नहीं होगी सर। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार जनता वोट कम डाल रही है क्योंकि ईवीएम को लेकर लोगों के मन में आशंका है और इसलिए उत्साह कम हो गया है। देखिए साहब, चुनाव के टाइम पे खबरें आती रहती हैं, लोगों को गुमराह भी किया जाता है। ईवीएम देखने का काम साहब उसका इलेक्शन कमीशन का है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेन कर सकती है। तो सर ये
आती रहती है, जनता कम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है सर। पिछली बार से ज़्यादा टर्नआउट है, ज़्यादा वोट टर्नआउट है, आंकड़े हमने देखे हैं सर। क्योंकि शाम तक आंकड़े पता लग जाते हैं, कहीं भी वोट होती है शाम तक आंकड़े आ जाते हैं साहब। पिछली बार से ज़्यादा टर्नआउट। ठीक है अखिलेश, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। धन्यवाद जैन साहब। क्या नहीं सर? बैठिए अखिलेश। धन्यवाद साहब। परसों इंटरव्यू है ना आपका? जी सर। अब आप आ गए हैं, मतलब आप इंटरव्यू देके ही वापस जाएंगे ड्यूटी पर? यस सर। गुड। तो तैयारी मुझे अच्छी लग रही है आपकी। जी सर। बातचीत की शैली भी आपकी अच्छी है, ड्रेस्टअप अच्छे हैं, बैठने की भंगिमा में थोड़ा सा अक्खड़पन दिख रहा है, पैरों को थोड़ा सा ज़्यादा फैला रखा है आपने। ऐसे करना है? हाँ, तो थोड़ा नहीं सा सर, ये फर्स्ट टाइम है मेरा। हाँ, कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा ऐसे बैठिएगा। बाकी लिबास वगैरह अच्छा दिख रहा है, और आप ऑलरेडी सेना में हैं, मतलब सीआरपीएफ में हैं, तो वो अनुशासन जी। तो चिंतन में भी होना चाहिए और अभिव्यक्ति में भी होना चाहिए, वो सब चीज़ें दिख रही हैं। वो सब अच्छा दिख रहा है। सिर्फ एक दो ऐसे अवसरों पर लग रहा है कि राजनीतिक विषयों पे अगर सवाल पूछे जाएं तो थोड़ा सा भाषा में संतुलन बना के रखने की ज़रूरत है। अपनी तरफ से पार्टी का नाम, हालांकि अब सवाल ही ऐसा था कि उसमें पार्टी का नाम तो लेना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी इस तरीके से ले ताकि किसी को ये अंदेशा ना हो कि किसी एक या दूसरे पक्ष की तरफ झुकाव हो। तटस्थता प्रशासन के पास होना ज़रूरी है। यस सर। वैसे ज़्यादातर वो ठीक ही था, जो सवाल स्पेसिफिक पूछा गया था कि कैसा जनादेश आएगा, तो आपको जो लगा कि खंडित जनादेश आएगा, हंग पार्लियामेंट बनेगा, वो ठीक है, क्योंकि ये बात सही है कि उस तरह की लहर नहीं दिख रही है किसी के पक्ष में खिलाफ में 19 जैसी। तो बाकी सब जो प्रश्न थे उसके भी जवाब आपने ठीक ठाक दिए हैं। क्रिकेट, रनिंग और मार्वल मूवीज़ देखना आपको शौक़ है। यस सर। अब मार्वल मूवीज़ से बहुत सारी भारत की पौराणिक कथाओं से तुलना पूछी जा सकती है सर, उनमें बहुत सारी सिमिलरिटी है सब। पौराणिक कथाओं में इंडियन जो स्क्रिप्चर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा रेफरेंस लिया गया है। शालीवाहन की कथा से इसकी तुलना पूछी जा सकती है, खासतौर पे जो सेना में रहे हैं। और शिवाजी के बारे में जो कुछ मिथक हैं कि शिवाजी, कुछ लोग मानते हैं कि उनके पास उड़ने का कौशल था, उड़ जाते थे। उनके बारे में बोला जाता है कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र पाने के लिए भी प्रयत्न किया था। हाँ, तो हो सकता है इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाए। अपने मानसिक तौर पर तैयारी रखिएगा। और आप अपनी तरफ से जो ये कह रहे हैं कि केरला के बाद कर्नाटक में भी कम्युनिज्म फैल रहा है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर आप साम्यवाद के विचारों के ऊपर तैयार रखिएगा कि नक्सलिज्म से प्रभावित जो इलाका है वहाँ भी साम्यवादी विचारधारा है। जी सर। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको लगता है कि दक्षिण भारत में साम्यवादी विचारधारा का फैलाव हो रहा है, तो क्या नक्सलिज्म का आधार उधर भी बढ़ सकता है आने वाले समय? आप देखोगे तो साहब, अर्बन नक्सलिज्म एक टर्म है। हाँ। वो यूज़ की जाती, वो कर्नाटका और केरला के संबंध में यूज़ की जाती है। वो वहाँ पे है। हाँ, तो उसके लिए अपनी तैयारी रखिएगा और विचारपूर्ण उत्तर दीजिएगा। वैसे कुल मिला के आपके व्यक्तित्व में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं कि आप लगभग सभी विषयों पर आपकी एक स्पष्ट राय है, और वो राय आप निडर होकर व्यक्त कर रहे हैं, जो कि होना भी चाहिए। आपकी राय संतुलित भी है। जहाँ कहीं ये सवाल पूछा गया, चाहे जेंडर वाला सवाल आया या ईवीएम वाला सवाल आया, तो आपने कोई एकांगी धूरपंथी राय नहीं व्यक्त की। आपने एक बड़ा संतुलित और सोचा समझा विवेकपूर्ण राय व्यक्त किया। वो सब चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी। जानकारी के स्तर पर आशा है आपने सीआरपीएफ और या सीआईएसएफ की जानकारी सब ले रखी होगी, कब स्थापना हुई, किन परिस्थितियों में हुई, किन विषयों से अभी वो जूझ रहे हैं, क्या उनके पास अभी टास्क है अलग अलग संस्थाओं के लिए। सीआरपीएफ पे अलग से सवाल पूछ सकते हैं। ये विनिंग ऑफ हार्ट एंड माइंड वाला टोन आपके उत्तर में आ रहा था, वो अच्छा लग रहा था कि भाई मानवाधिकारों का उल्लंघन किसी भी हालत में, किसी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए, ये प्रशिक्षण का हिस्सा है। तो कुल मिला के मुझे अच्छा लग रहा है। आपको और कोई सवाल या जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी तैयारी मुकम्मल है। आप ऐसे भी इंटरव्यू दे के आएंगे और अच्छे अंक आएंगे आपको। एक क्वेश्चन था साहब, जैसे मेरा ज्वाइनिंग हुआ, मैं उससे पहले एग्ज़ाम दे चुका था, रिजल्ट आ चुका था,
उसके बाद मैंने ज्वाइन किया फोर्स को। तो मैंने डिपार्टमेंट से एनओसी मांगा तो उन्होंने बोला कि अगर पहले आप यहाँ अगर ज्वाइन होने के बाद आप फॉर्म भरते तो आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ती। उस एक मुद्दे पे बहुत कन्फ्यूज़न हूँ सर मैं अभी। नहीं वो ठीक बात तो मैंने है, डीएफ में वो मेंशन नहीं किया। कोई बात नहीं। वो आपके विभाग सही कह रहे हैं कि ज्वाइन करने के बाद अगर आवेदन करते तो एनओसी लेना था। चूँकि आप ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके, मेंस भी आपका हो चुका, तब आपने ज्वाइन अभी किया है ना? कब किया है? सितंबर सर। सितंबर में। रिजल्ट आपका अगस्त में हो सितंबर चुका? में ही आया था, एक दिन पहले आया था साहब। हाँ, एक दिन पहले आ गया था। तो आप बता दीजिएगा, उनको पता भी होगा क्रम। आप कहिए कि मैंने सितंबर में ज्वाइन किया था, एग्ज़ाम में दे चुका था, और विभाग से मैंने संपर्क किया था, विभाग ने कहा कि इस स्थिति में एनओसी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, एज ए सीआरपीएफ बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है साहब। वो बोलते हैं अगर आप यहाँ से जाना चाहो तो बिल्कुल जाओ, कुछ ना कुछ आगे बढ़ के जाओ, आपको बैक डेट एनओसी तक भी दे दिया जाएगा अगर आपको होता है। मेरी फर्स्ट चॉइस भी सीआरपी है साहब। ठीक है, वेरी गुड। ये साहब, चलिए, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद साहब। जय हिंद सर। धन्यवाद सर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।